Hello and welcome you all to the next lecture of capacitors. In this lecture we are gonna study numericals. हम लोग इसमें numericals करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक आपने पहले वाले lectures नहीं देखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्लीज़ उन्हें देख लीजिएगा क्योंकि उन्हीं को ही देखने के बाद आपको ये आगे के numericals समझ में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ डू रिवाइज, ओके। चलो अब हम लेते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। लेट्स से 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 4 microfarad and 8 microfarad. Let's say this is of 24 volts, ठीक है। आपने इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट ले लिया, ठीक है ना। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है और बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है ना। पॉज करके सॉल्व करो, ठीक है। 20 यहाँ पे 0, यहाँ पे 24 वोल्ट्स, यहाँ पर 24 वोल्ट्स, यहाँ पर 0 वोल्ट्स, यहाँ पर 0 वोल्ट, यहाँ पर 0 वोल्ट, यहाँ पर 24 वोल्ट्स, यहाँ पर 24 वोल्ट्स। ये दोनों किस में है अपने, ये दोनों हमारे सीरीज़ में है। सीरीज़ में है तो एक तो तरीका होता है हम सीक्वेंट करके करें, और दूसरा तरीका होता है एलसीएम वाला तरीका। एलसीएम वाले तरीके में हम क्या करते हैं, 2 और 4 का एलसीएम 4, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x मान लेते हैं, तो इसके अक्रॉस हो जाता है 2x, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज 3x, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज 3x एंड दैट इज इक्वल्स टू 24 वोल्ट्स, विच इंप्लाइज x इक्वल्स टू 8 वोल्ट्स। तो इसके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है 8 वोल्ट्स और इसके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है 16 वोल्ट्स। क्लियर है, ठीक। तो यहां पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 8 वोल्ट्स, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 16 वोल्ट्स। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहां से चार्ज आएगा, इधर जाएगा, Q इधर से चार्ज जाएगा, इधर जाएगा, तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। यहाँ पे यहाँ से यहाँ गए अपन इस कैपेसिटर के रेस्पेक्ट में, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तो ये वाला हायर पोटेंशियल पे, ये वाला हायर पोटेंशियल पे। यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का 8 वोल्ट, तो यहाँ का 8 वोल्ट्स। क्लियर है। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज 8 वोल्ट्स। हम दूसरे इसको किसी भी तरीके से करते तो ये बहुत लेंथी पड़ता, ठीक है। बता रहा हूँ मैं इसको, ठीक। 4 and 8 इनका एलसीएम अगेन 8, ठीक है ना, इज अगेन 8। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में y मानूँ 8, ठीक है ना। इस पे चार्ज कितना हो जाएगा 8y, तो इस पे 2y, ठीक है ना। इस पे चार्ज 8y, इस पे चार्ज 8y, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस y है, तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस 2y। क्लियर है। नाउ इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस इज 3y, 3y is equals to 24 volts, which implies y equals to 8 volts. If y is equals to 8 volts, तो इसके अक्रॉस 8 और इसके अक्रॉस 16 volts। यहाँ पे 0, तो यहाँ पर 8 वोल्ट और यहाँ पे 24 वोल्ट। क्लियर है। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज 8 वोल्ट्स, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज 8 वोल्ट्स, ठीक है। आई बात समझ में। मिटा रहा हूँ मैं इस वाले पार्ट को। अच्छा, क्या होता अगर हमें यहाँ पर एक कैपेसिटर दिया हुआ होता 5 माइक्रोफैराड का, और आपसे पूछा जाता कि ए और बी के बीच में अगर 5 माइक्रोफैराड का
कैपेसिटर रखा है तो उस पर चार्ज क्या होगा, ठीक है ना, उस पर चार्ज आएगा 0, ठीक है। क्यों? ए पॉइंट का पोटेंशियल 8 वोल्ट्स, बी पॉइंट का पोटेंशियल भी 8 वोल्ट्स, ठीक है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0, 8 - 8, तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? अच्छा ये देखो, ये कुछ दिखता सा लग रहा है आपको? हाँ, हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा हुआ था, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है, ठीक है ना। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है, बट क्या ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? हाँ, ठीक है ना। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे देखते हैं? दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, 2 × 8 इज इक्वल्स टू 4 × 4, ठीक है ना। 2 × 8 दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू 4 × 4, hence bridge is balanced, ठीक है ना। याद है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में हम क्या करते हैं? बीच वाले को हटा देते हैं। तो अगर ऐसा कोई सर्किट है, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पर कैपेसिटर भी लगा हुआ हो, ठीक है ना, तो आप देखना क्या ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं है। मैं आपको बता दूं ब्रिज बैलेंस्ड ही होने वाला है, क्योंकि अनबैलेंस का क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, अनबैलेंस का क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, ठीक है ना। तो ब्रिज बैलेंस होगा तो बीच वाला रेजिस्टर, बीच वाला कैपेसिटेंस, भले से कितने ही माइक्रोफैरेड्स का क्यों ना हो, उसको हमें हटाना है। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट के बराबर है। इसकी डेरिवेशन आप चाहो तो खुद से कर सकते हो। यहाँ पे C1 ले लो, यहाँ पे C2 ले लो, यहाँ पे C3 ले लो, यहाँ पे C4 ले लो, ठीक है ना। कंडीशन क्या आएगी? दिस C1, if C1 equals C1 into C4, if C1 into C4 is equals to C2 into C3, C1 into C4 is equals to C2 into C3, if C1 into C4 is equals to C2 into C3, तो आप ब्रिज बोलोगे hence the bridge is balanced, hence we can remove C5, remove C5 कैपेसिटेंस, ठीक है ना। और ऐसा जब भी डायग्राम आएगा हमेशा से ही याद रखना बैलेंस ब्रिज का आने वाला है, ठीक है ना। और हो सकता है तुम लोग सोच रहे हो कि सर अगर बैलेंस वाला नहीं आया तो क्या करेंगे? 99% बैलेंस्ड वाला ही आएगा, मान के चलो। क्लियर है? बता दे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं क्यूबिकल्स वाला, ठीक है। क्या करोगे आप? एक क्यूब लोगे, क्यूब कैसे लेते हैं? ऐसे लेते हैं, ठीक है ना। याद करो ये सेम चीज हमने पढ़ी है किसमें? रेजिस्टर्स में। क्लियर है? और उसके बॉडी डायगोनल पे, उसके बॉडी डायगोनल पे आप क्या कर दोगे? एक बैटरी अटैच कर दोगे, या बैटरी अटैच नहीं करोगे तो आपसे पूछा गया कि ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना। ए और जी के बीच में सी इक्विवेलेंट कितना है? क्लियर है? ठीक है ना। और जबकि इसके हर साइड पे आपको क्या दे रखा है? एक कैपेसिटर दे रखा है जिसका कैपेसिटेंस सभी का सी आने वाला है, ठीक है। 4 ठीक है ना। हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, तो आपको C इक्विवेलेंट निकालना है A और G के बीच में, ठीक है। ये बिल्कुल सेम
वैसा ही जाएगा जैसे रेजिस्टेंस का गया था। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, कौन सा सीरीज़ में आता है कौन सा पैरेलल में आता है। प्लीज़ आपको अगर करना है तो आप रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन देख लेना। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से करंट आएगा, 3 पार्ट्स में जाएगा, 3 इक्विवेलेंट पाथ हैं, तो ये तीनों शॉर्ट हो जाएंगे, ई, डी और बी। करंट कलेक्ट होगा तो 3 पार्ट से होगा, सी से होगा, एच से होगा और एफ से होगा। तीनों इक्विवेलेंट हैं, सिमेट्री से शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। वो 3 पैरेलल में, ये 3 पैरेलल में बचे 6 के 6 और पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना। और नहीं है आपको याद तो रखना ही है, एटलीस्ट ये वाला तो याद रख ही लो कैसे होता है। आपको सीधे सीधे इसका आंसर याद रखना है, ठीक है ना। ए और जी के बीच में सी इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है ना। ए और जी क्या है, बॉडी डायगोनल, फेज डायगोनल। फेज डायगोनल क्या हो जाएगा, ए और सी के बीच में, और साइड क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट पूछता है। फेज डायगोनल ठीक है ना। इन सभी का क्या आंसर आएगा ये आपको याद रखना है। मैं आपको सभी के आंसर बता देता हूँ, ठीक है ना। फेज डायगोनल का पूछेगा तो ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, और जब साइड का पूछेगा तो ये यहाँ पर कनेक्ट होगा। करने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसा रेजिस्टेंस में क्या था, वही सीरीज और वही पैरेलल आइडेंटिफाई करो, ठीक है ना। बस फॉर्मूला उल्टा लग जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें आंसर आते हैं अब मेरे 6/5C, 4/3C एंड 12/7C। ये आंसर्स आते हैं, हमें याद रखना है, ठीक है ना। मैं आपको एक टेबल बता देता हूँ, आपको वो डायरेक्टली याद होनी चाहिए। क्वेश्चन है कि हर एक साइड है जहां पर रेजिस्टेंस R लगा हुआ है या फिर कैपेसिटेंस C लगा हुआ है, ठीक है ना। और आपको R इक्विवेलेंट या फिर C इक्विवेलेंट निकालने हैं। बॉडी डायगोनल के, फेज डायगोनल का और साइड का। बॉडी डायगोनल में आंसर आएगा कैपेसिटेंस में 6/5C, और यहाँ पे आएगा 5/6R। आंसर इसका और इसका रेसिप्रोकल ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज का फॉर्मूला है वो यहाँ पैरेलल का है, और जो यहाँ पैरेलल का है वो यहाँ सीरीज का है, ठीक है। फेज डायगोनल में आएगा 3/4 और यहाँ पे 4/3C, और साइड में आएगा यहाँ पे 7/12 और यहाँ पे आएगा 12/7C, ठीक है ना। तो आपको कुछ और याद होना हो, ये तो आना ही चाहिए, क्योंकि आपसे डायरेक्टली मोस्टली यही पूछा जाएगा रिजल्ट। और अगर ये पूछा गया कि इस कैपेसिटेंस में या फिर इस सर्किट में अंदर वाले किसी कैपेसिटर पे चार्ज बताओ या किसी ब्रांच में जाने वाला करंट बताओ, तो वो वैसे ही बहुत टिपिकल हो जाएगा। एटलीस्ट आपको ये आंसर तो आना ही चाहिए। सॉल्व करने का तरीका मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, इसलिए मैं अभी कवर नहीं कर रहा, ठीक है। तो प्लीज़ नोट कर लो। नेक्स्ट जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हमें ए और बी पर के बीच में क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है ना। आई बात समझ में? याद करो, तुम्हें हो सकता है 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराया गया हो, 2 प्लस इन्फाइनाइट तक चलता जाता है, याद है। तो उस क्वेश्चन को क्या करते थे हम, x इक्वल्स टू
अंडर रूट ऑफ 2 प्लस इस वाले पार्ट को देखो हटा के, x को देख लो और इस वाले पार्ट को हटा के देख लो, तो ये भी क्या x जैसे ही दिख रहा है, रूट ऑफ 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसा, ठीक है ना। अब हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, और हम इसके आगे क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते थे और x की वैल्यू निकाल लेते थे। सेम यही अप्रोच हम यहाँ पे लगाएंगे। देखो एक ही जैसा शेप बार बार रिपीट हो रहा है, तो ए बी के आगे कैसा दिख रहा है, 1 1 2 1 2 1 2 इन्फाइनाइट तक, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आओ, इसके आगे भी, इसके पीछे में देखो 1 2 1 2 1 2 ऐसा ही दिख रहा है। तो इस पॉइंट को ले लो C और इस पॉइंट को ले लो D। तो जैसा सर्किट A और B के आगे है वैसा ही सर्किट C और D के आगे है, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो C और D के आगे जो C इक्विवेलेंट होगा वही A और B का होगा, ठीक है ना। तो जो A और B का इक्विवेलेंट है वही C और D के बीच में है, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, C इक्विवेलेंट बना देंगे। जो A और B के बीच में C इक्विवेलेंट है वही C और D के बीच में है, तो ये हो गया हमारा C इक्विवेलेंट। अब ये C इक्विवेलेंट और 2 किस में हो गया, हमारे सीरीज में हो गया। जो चार्ज इस पे आएगा वही इस पे आएगा, ये सीरीज में हो गया। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C डैश इज इक्वल्स टू 2 इंटू C इक्विवेलेंट अपॉन 2 प्लस C इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो इन दोनों को हटा के हम क्या कर देते हैं, C डैश लिखते हैं। क्लियर है। अब C डैश के साथ 1, ये और ये किस में हो गए अपने पैरेलल में, तो C डबल डैश क्या हो गया हमारा C डैश प्लस 1, ठीक है ना। और A और B के बीच में C इक्विवेलेंट कितना था, C इक्विवेलेंट था, तो C डैश हमारा क्या है, C इक्विवेलेंट के बराबर है। बस पुट कर दो, C इक्विवेलेंट इज C डैश 2 इंटू C इक्विवेलेंट अपॉन 2 प्लस C इक्विवेलेंट प्लस 1। क्लियर है। अभी हमारी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर दो। एलसीएम ले लो तो आएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये C इक्विवेलेंट आ गया प्लस 2 प्लस C इक्विवेलेंट दैट इज 3 C इक्विवेलेंट, ठीक है ना, प्लस 2 अपॉन 2 प्लस C इक्विवेलेंट दैट इज, अब C इक्विवेलेंट क्या है, C इक्विवेलेंट को मैं x ले रहा हूँ, ठीक है ना। C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू x, तो x इंटू एक्स प्लस 2 ये इस तरफ आ गया इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इसको अब आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो और जो फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हो। तो x की वैल्यू आएगी माइनस बी, ठीक है ना, माइनस बी इज माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर माइनस 4a 1 इंटू c, c इज -2 बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -2। तो x की वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस 8 और 1 9, ठीक है ना, 9 का अंडर रूट आ जाएगा 3 अपॉन 2, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आएगी, प्लस साइन लेता हूँ तो 2 4 डिवाइड बाई 2 और माइनस साइन लेता हूँ तो -1, ठीक है ना। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू -1 हो नहीं सकती, हेंस 2 मेरा करेक्ट आंसर है। आई बात समझ में। पॉज करके नोट कर लो।
नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, हमारे पास एक लैडर दे रखी है कैपेसिटर की 2 1 2 1 2 1 एंड 2 2 माइक्रोफैराड्स की। ठीक है ना, और आपसे सी इक्विवेलेंट पूछा है बिटवीन पॉइंट्स ए बी। ठीक है, तो क्या होगा, ए बी के बीच में बैटरी कनेक्ट होगी। वीडियो को पॉज कर लो और सॉल्व करना। ए बी के बीच में बैटरी कनेक्ट होगी। ठीक है, अब ना कोई सीरीज ना कोई पैरेलल, ना कोई सीरीज ना कोई पैरेलल, ना कोई सीरीज ना कोई पैरेलल, क्योंकि आने वाला चार्ज 2 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, तो ना पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना चार्ज सेम है। ठीक है ना, ना कोई सीरीज ना कोई पैरेलल, ना कोई सीरीज ना कोई पैरेलल। यहां पे जाके आपको मालूम चलेगा कि ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। ये दोनों सीरीज में है। ठीक है ना, तो 2 और 2 का इक्विवेलेंट 1। ठीक है ना, 1 बाय सी डैश इज 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1/1, दैट इज विच इम्प्लाइज सी डैश इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैराड। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा वन माइक्रोफैराड। ये 1 और 1 किस में है, पैरेलल में है। तो अब नया इक्विवेलेंट कितना आएगा, सी डबल डैश इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, पैरेलल में फॉर्मूला रेजिस्टेंस की सीरीज वाला 1 + 1 2 माइक्रोफैराड का। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे क्या इक्विवेलेंट आएगा 2 माइक्रोफैराड्स। क्लियर है। फिर से 2 और 2 सीरीज में, इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैराड। ठीक है ना, फिर ये एक और एक इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैराड। ये 2 और 2 फिर से इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैराड। ये एक और एक फिर से इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैराड्स, और ये 2 और 2 फिर से इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैराड्स। ठीक है ना, तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 1 माइक्रोफैराड सी इक्विवेलेंट है। क्लियर है। वीडियो को पॉज कर लो, बैक कर लो, वापस से देख लो, नोट कर लो। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, 2 माइक्रोफैराड्स। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, पूछा गया है कि C की वैल्यू क्या हो, C की वैल्यू क्या हो कि जो C इक्विवेलेंट है वो जो बीच में लगे हुए जो C इक्विवेलेंट है वो इंडिपेंडेंट है इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ, मतलब ये जो लैडर है ये चाहे कितनी ही बड़ी हो, ये C इक्विवेलेंट उससे इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ सेक्शंस इन द लैडर। ठीक है ना, आई बात समझ में। याद करो पिछला वाला क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको 1 2 3 मेरे ख्याल से 3 या 4 1 2 3 था, 3 डब्बे दे रखे थे। ठीक है ना, उसमें 3 की जगह 10 भी होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक तरीके से चेन चलती आ रही थी। तो ये क्वेश्चन में बिल्कुल उसी की तरह है। भाई ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ होगा, 2 माइक्रोफैराड्स का। ठीक है ना, ये दोनों सीरीज में होंगे,
फिर इसका और इसका इक्विवेलेंट पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। तो ये जैसे पिछले वाला रिड्यूस हुआ वैसा ही ये वाला भी रिड्यूस होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। पिछले वाले में आपने देखा होगा, ठीक है ना, पिछले वाले क्वेश्चन को याद करो, बिल्कुल ऐसा ही था। देखो पिछले वाला क्वेश्चन था एक 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, ठीक है ना, फिर आया अपन 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, ठीक है ना, फिर आया आपका अगेन 1 2 एंड 2, ठीक है ना। देखो इसमें कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। अगर इसमें 10 सेक्शन होते ऐसे और आखिरी में ये वाला पार्ट लगा हुआ होता, ऐसे भली से 10 सेक्शन होते और आखिरी में ये वाला पार्ट लगा हुआ होता, तो भी आंसर सेम आता, ठीक है ना। आपने देखा वही रिड्यूस होता जा रहा है, वैसे ही इसमें ये रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इन दोनों का पैरेलल, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इस वाले के बराबर आया। वैसे ही इस वाले क्वेश्चन में भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन इस वाले के 2 माइक्रोफैराड के बराबर आना चाहिए। तो आंसर आएगा 4 इंटू C1C2 अपॉन C1 प्लस C2। इन दोनों का इक्विवेलेंट किसके बराबर आ रहा है, 2 माइक्रोफैराड्स के, विच इज ऑन सॉल्विंग 4C इक्वल्स टू 8 प्लस 2C, which implies 2C equals to 8, which implies C equals to 4 माइक्रोफैराड। आई बात समझ में, सिंपल सा लॉजिक है। इन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो इस वाले के बराबर आना चाहिए, तो जो आपका C इक्विवेलेंट है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा नंबर ऑफ सेक्शंस ऑफ लैडर। देखो करके देखते हैं एक बार। मान लो यहाँ पर एक 2 3 सेक्शन है और आखिरी में ये लगा हुआ है 4 माइक्रोफैराड का, जो अपना आंसर है। तो ये 4 और 4 कितने का आएगा, 2 का, ये 2 और 2 फिर से 4, ठीक है ना, फिर ये 4 और 4 फिर से 2, फिर ये 2 और 2 4, 4 और 4 2, 2 और 2 फिर से 4, फिर ये 4 और 4 फिर से 2, फिर ये 2 और 2 फिर से 4, ठीक है ना। तो भले से कितने ही सेक्शन होते कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार रिडक्शन जिस तरीके से हो रहा है उसी तरीके से होता रहता है, भले से 4 सेक्शन हो, 5 सेक्शन है, 10 सेक्शन होते हैं। क्लियर है, नोट कर लो। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार वापस से ले जाओ, इस वाले क्वेश्चन को वापस से देखो, करो, ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन को वापस से करो और एक बार एक सेक्शन और बढ़ा दो, ठीक है ना, एक सेक्शन और बढ़ा दो तो ये लो 2 1 2 एंड 2, ठीक है ना। फिर करके देख लो, नहीं आया एक सेक्शन और बढ़ा के देख लो, 2 एंड 2, ठीक है ना। इन सभी का आंसर वही आएगा जो अपना पहला आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पास एक स्फेयर है जिसका रेडियस है R1, ठीक है ना, एक आइसोलेटेड सा स्फेयर है, उससे बहुत दूर एक दूसरा स्फेयर है ऑफ रेडियस R2 और दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया एक कनेक्टिंग वायर से,
ठीक है ना, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है सी इक्विवेलेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। लिखना चाहो तो लिख लो क्वेश्चन को, फाइंड द सी इक्विवेलेंस ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, ऑफ टू आइसोलेटेड स्फीयर्स सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस having radius r1 and r2 and are connected by a common wire having negligible resistance, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करो, पीछे कर लो अगर आपको वर्ड्स में लिखना है, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब पॉज कर लो, चाहो तो सॉल्व करने की ट्राई करो, बट बेटर है आप सॉल्यूशन देख लो सीधा, ठीक है। देखो अब ये कैपेसिटेंस किसके और किसके बीच में बना है, क्या इन दोनों के बीच में बना है कैपेसिटेंस? नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में आपने क्या है, कनेक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया है। कनेक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया तो जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वही इस पॉइंट का पोटेंशियल है। क्यों? ये पॉइंट ए है, ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट भी ए है। क्यों? क्योंकि इसका और इसका पोटेंशियल सेम है। ये ए है, ये पॉइंट भी ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट भी ए है, ये पॉइंट भी ए है, ये पॉइंट भी ए है, ठीक है ना। तो इन दोनों का कोई कैपेसिटेंस नहीं बन सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है ना। आप तो कहोगे कि सर डेफिनेशन तो ये है कि दो कंडक्टर्स प्लेस्ड नियर टू ईच अदर फॉर्म्स अ कैपेसिटर, बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें कनेक्शन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो कैपेसिटेंस किसके और किसके बीच में बना है? याद करो हमारे क्वेश्चन था कि एक स्फीयर है आइसोलेटेड सा जिसका रेडियस है r, ठीक है ना। तो अपन उसमें कैपेसिटेंस किसके बीच में मानते थे? उसके और एक इन्फिनिटी पे रखे हुए, उसके और एक इन्फिनिटी के पे रखे हुए कंडक्टर के बीच में, और उसका कैपेसिटेंस कितना था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। याद है? ठीक है ना। तो उसमें कैपेसिटेंस किसके और किसके बीच में बनेगा? उसमें भी कैपेसिटेंस ए और एक स्फीयर, ठीक है ना, जो कि इन्फिनिटी पे रखा गया है, ठीक है ना, उन दोनों के बीच में बनेगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ये और ये, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस r1, ठीक है ना। दूसरा कैपेसिटेंस किसके बीच में बनेगा? इस स्फीयर और इन्फिनिटी पे रखे हुए स्फीयर के बीच में। तो C2 कितना हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2, रेडियस की जगह r1 और रेडियस की जगह r2। अब ये और ये C1 और C2 आपस में कैसे कनेक्टेड है? क्या सीरीज में कनेक्टेड है, क्या पैरेलल में कनेक्टेड है? सोचना पड़ेगा। देखो ये पॉइंट ले लिया A, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया A, ये वाला पॉइंट ले लिया B, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटेंस किसके बीच में कनेक्टेड है? A और B के बीच में। ये ले लिया मैंने पॉइंट A और ये ले लिया मैंने पॉइंट B, ठीक है ना। तो C1 किसके बीच में कनेक्टेड है? इस A और B के बीच में। तो C1 कनेक्टेड है मेरा A और B के बीच में, ठीक है ना। और C2 भी किसके बीच में कनेक्टेड है? ये A है तो ये वाला पॉइंट भी A, ये B है तो ये वाला पॉइंट भी B। तो C1 और C2 भी किसके बीच में कनेक्टेड है? A और B के बीच में। तो मेरा C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसका आंसर आएगा C1 प्लस C2, ठीक है ना। तो C1 प्लस C2 मेरा आंसर है। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन करूंगा तो 4 पाई एप्सिलॉन बाहर
R1 प्लस R2, ये मेरा आंसर है। ठीक है, पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लो। क्लियर? नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r कंटेनिंग अ चार्ज q। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और आंसर गैस करने की कोशिश करो। ठीक है, अब आप चाहो तो सॉल्यूशन देख सकते हो। भाई देखो, एक आइसोलेटेड स्फीयर है जिसका रेडियस है r और उस पर चार्ज दे दिया है q। ठीक है ना, इस चार्ज के कारण क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी चारों तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी चारों तरफ, ठीक है ना। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी है, ठीक है ना। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो होता है इंटीग्रेशन से, वो मैं यहां पे नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा आसान तरीका होता है, वो अपन यहां सीखेंगे। भाई देखो, एक कैपेसिटर बनाना है, किसके और किसके बीच में, इसके और इन्फिनिटी के बीच में। इन्फिनिटी पे मान लो एक स्फीयर है, इन्फिनिटी पे मान लो एक स्फीयर है, वहाँ पर चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू। बहुत दूर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो कुछ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है ना। अब ये हमारा स्फीयर बन गया, तो अब हम स्फीयर के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। स्फीयर के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ CV², ठीक है ना। वो भी लगा सकते हैं, बट अपने को V डायरेक्टली नहीं पता है, अपने को क्या पता है, Q पता है। तो जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा Q²/2C, ठीक है ना। C की वैल्यू कितनी होती है, C की वैल्यू होती है 4πε/r, वो हम पुट कर देंगे, हो गया। Q²/4πε/r पुट कर देंगे तो हो जाएगा 8πε/r। आई बात समझ में? पॉज करके लिख लो, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अगर ये नहीं लिखा हुआ होता, आपको क्वेश्चन इस तरीके से नहीं, इस तरीके से दिया हुआ होता, हैविंग मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज टू पोटेंशियल V, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो यहाँ पे चार्ज Q की इंफॉर्मेशन ना देखिए, यहाँ पर इसको चार्ज इस तरीके से किया है कि इसका पोटेंशियल V है। अब इसका V है, उसमें हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना मानते हैं, 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V - 0, दैट इज V, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ CV², और C की वैल्यू कितनी है, 4πε/r इंटू V², दैट इज 2πε/r इंटू V²। आई बात समझ में? क्लियर है? पॉज करके लिख लो। अपना नेक्स्ट जो एग्जांपल है, दैट इज दो प्लेट्स रखी हुई हैं। बुक्स में प्लेट्स ऐसी भी हैं, और इसको थोड़ा किसी बुक्स में मोटा करके भी दिखाया गया है, डज नॉट मैटर्स, ठीक है ना। इनके बीच का सेपरेशन D 1 mm है, और क्रॉस सेक्शन एरिया मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। आपसे क्या क्या पूछा गया है,
कि अगर मैं एक आपसे पूछा गया कि इसका सी इक्विवेलेंट क्या होगा, दूसरा आपसे पूछा गया कि अगर 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी जाए, ठीक है ना, 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी जाए तो बैटरी चार्ज कितना सप्लाई करेगी या कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक भाई, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। एप्सिलॉन ए इज 10⁻⁹ बाय एप्सिलॉन इंटू डी, डी इज ठीक है ना। तो ये एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया, ये आ जाएगा 10⁻⁶ फैराड या 1 माइक्रोफैराड। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो सी इक्विवेलेंट आया 1 माइक्रोफैराड, चार्ज सप्लाई विल बी C इंटू वी, 1 इंटू 10 दैट इज 10 माइक्रोकूलम्स, ठीक है ना। जो बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया वो ही कैपेसिटर पे आएगा Q, ठीक है ना। और यहां से कैपेसिटर चार्ज खींचेगा Q, तो इस पे चार्ज आएगा प्लस Q, इस पे चार्ज आएगा माइनस Q, ठीक है। चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, इस वाले पे आएगा 0, इस वाले पे आएगा प्लस Q, इस वाले पे आएगा माइनस Q और बाहर वाले पे आएगा 0, क्योंकि ये दोनों चार्ज, ये दोनों प्लेट, ये वाली और ये वाली, इस वाला सरफेस और ये वाला सरफेस आपका कैपेसिटर बनाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये कराना जरूरी था आगे वाले टफ क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट जो अपन क्वेश्चन लेते हैं, अब 2 की जगह 3 प्लेट ले लेते हैं, 3 प्लेट ले लेते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। इनको थोड़ा मोटा बना देता हूं मैं, ठीक है ना, आई बात समझ में। और अपन एक बैटरी ले लेते हैं, ठीक है ना। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इन दोनों, आपने जो कनेक्शंस बनाए वो ऐसे बनाए, ठीक है ना। ये 10 वोल्ट्स ले लिया और जो आपको दिया हुआ है एरिया 10⁻⁹ बाय एप्सिलॉन नॉट है और डिस्टेंस d 10⁻⁹, सॉरी 10⁻³ मीटर्स और एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा है, सीक्वेंट between ends of battery charge supplied by battery, ठीक है ना, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी और चार्ज ऑन सरफेसेस, कौन से वाले सरफेस पे क्या चार्ज आया है, ठीक है। आई बात समझ में। अब आपको सी इक्विवेलेंट किस किस पॉइंट के बीच में पूछा गया है, ये पॉइंट ले लो A और ये पॉइंट ले लो B, ये क्या हो गया आपके एंड्स ऑफ बैटरी के पे आपको सी इक्विवेलेंट लेना है, ठीक है। तो रीड्राइंग दिस सर्किट, एक पॉइंट ले लो A, एक पॉइंट ले लो B, ठीक है ना। ये A और ये B के बीच में एक कैपेसिटर ये है, ये B है, तो ये सारे पॉइंट्स B हैं, ये B है तो ये B है, ये B है और ये B
बी है। क्लियर है? तो एक इसमें कितने कैपेसिटर, एक ये वाला कैपेसिटर है और एक ये वाला कैपेसिटर है, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर बना हुआ है, ठीक है। और ये भी, ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए है, ये भी ए और बी के बीच में एक दूसरा कैपेसिटर बना हुआ है। क्लियर है? आई बात समझ में? और बी को आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी दे रखी है ऑफ 10 वोल्ट्स, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों हमारे पैरेलल में आ गए, ठीक है ना। C की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, अपन ये पहले ही कर चुके हैं कैलकुलेशन, दैट इज 1 माइक्रोफैरड। ये दोनों मेरे पैरेलल में आ गए तो C इक्विवेलेंट आएगा मेरा 2C, ठीक है ना, C1 प्लस C2। तो C इक्विवेलेंट का आंसर हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड्स। चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी Q इक्वल्स टू CV, दैट इज 20 माइक्रोकूलम्स 2 into 10 चार्ज ऑन ईच सरफेस, ठीक है। अब देखो बैटरी ने चार्ज दिया 20 माइक्रोकूलम्स, यहां से 20 लिया तो यहां पे इधर 20 दिया तो इधर से 20 खींचा, इधर से 20 खींचा तो यहाँ पे -10 माइक्रोकूलम आएगा, यहाँ पे -10। क्यों? क्योंकि ये दो कैपेसिटर्स बना रहा है। देखो इस वाले पे भी, इस वाले पे Q इक्वल्स टू CV लगाएंगे अपन, तो Q इज, जो अपने को निकालना है, C इज 1 माइक्रोफैरड इंटू V 10 माइक्रोकूलम्स, ठीक है ना। तो दोनों कैपेसिटर पे कितना है, 10 माइक्रोकूलम्स। पहला कैपेसिटर इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, तो इधर -10 इधर +10। आई बात समझ में? ठीक है ना, इधर -10 इधर +10, तो जो 20 माइक्रोकूलम्स लिया उसमें से -10 इस तरफ आएगा और -10 इस तरफ आएगा, और बचा हुआ +10 किस तरफ आएगा, इस तरफ, और उसके आउटर सरफेस से चार्जेस कितने आएंगे, 0, ठीक है ना। चार्जेस ऑन द सरफेस 0 +10 -10 -10 +10 एंड 0, इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर? आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को प्लीज रिवाइंड करके देख लें। अब लेते हैं 4, 1 2 3 4 एंड्स हैं, फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट कर दिया, सेकंड और फोर्थ को कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी से। लेट्स से बैटरीज ऑफ 10 वोल्ट्स। अगेन area is 10⁻⁹ by epsilon naught meter square, d is 1 mm, ठीक है ना। इन दोनों से हम कैलकुलेट करेंगे तो C आएगा हमारा C, ठीक है ना, अपने को गिवन नहीं है। एप्सिलॉन नॉट A बाई डी निकालेंगे जो अपन पहले निकाल चुके हैं, दैट विल बी अगेन 1 माइक्रोफैरड। क्लियर है बात? ठीक है। अब फिर से अपन इसमें मानेंगे पॉइंट्स A और पॉइंट B। ये A, तो ये भी A और ये भी A, ये B, ये भी B, ये भी B, ये भी B, ये भी B और ये भी B। तो दो पॉइंट्स हैं A और B, एक पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B। पहला कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, ये A और B के बीच में पहला, ये A और B के बीच में दूसरा, ये A और B के बीच में तीसरा, तो 3 कैपेसिटर बन रहे हैं। पहला A और B के बीच में, ठीक है ना, दूसरा भी ये A और B के बीच में, और तीसरा भी A और B के बीच में, ठीक है ना, C C C। तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा अपना 3C, दैट विल बी 3 माइक्रोफैरड्स, ठीक है। आई बात समझ में? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सेकेंड, Q सप्लाइड बाय द बैटरी, दैट इज C इक्विवेलेंट इंटू V,
दैट इज 3 माइक्रोफैराड्स इंटू 10 वोल्ट्स 30 माइक्रोकूलम्स। क्लियर हुई बात? अब जो 30 माइक्रोकूलम्स आया, ठीक है ना, वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ठीक है, देखो 3 कैपेसिटर हैं, एक ये एक ये एक ये, तीनों कैपेसिटर पे कितना जाएगा? 10 10 10, ठीक है ना। तो इसके और इसके बीच में, ठीक है ना, तीनों पे कितना आएगा? 10 10 10, तभी तो जाके 10 वोल्ट्स, तभी तो जाके 30 माइक्रोफैराड जाएगा, 30 माइक्रोकूलम्स आएगा, सॉरी 30 माइक्रोकूलम्स। तो इधर भी 10 आएगा, इधर भी 10 आएगा, इधर भी 10 आएगा। लेट्स सी, ये इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। बाहर कोई चार्ज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर ही नहीं है। इधर 10 माइक्रोकूलम्स, इस वाले पे +10, ठीक है ना, और बी वाले पॉइंट पे -10 माइक्रोकूलम्स, ठीक है ना। आई बात समझ? फिर ये ए और बी के बीच में, बी वाले साइड पे -10 माइक्रोकूलम्स और ए वाले साइड पे +10 माइक्रोकूलम्स, ठीक है ना। फिर से ए और बी के बीच में, ए पे 10 माइक्रोकूलम्स और बी पे -10 माइक्रोकूलम्स। बाहर कोई कैपेसिटर है नहीं, तो 0 चार्ज। क्लियर हुई बात? तो देखो, तो यहाँ से 30 आया, उसमें से 20 माइक्रोकूलम इस तरफ गया और 10 माइक्रोकूलम इस तरफ गया। इधर 10, जो 10 आया वो ऊपर वाली सरफेस पे नहीं, इसकी अंदर वाली सरफेस पे आया, और जो 20 आया वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिवाइड हुआ। सेम यहाँ पर, यहाँ से जो 10 माइक्रोकूलम्स आएगा और यहाँ से 20 माइक्रोकूलम्स, ठीक है ना। यहाँ से 20 माइक्रोकूलम आया, तो यहाँ पे -20 चार्ज आया। -20 कैसे डिवाइड होगा? -10 -10। यहाँ से 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो इसमें -10 आएगा, तो इस वाले पे -10, इस वाले पे 0। क्लियर बात? बता दें। कभी कभी हो सकता है आपको जो कैपेसिटर्स दिए हुए हैं वो 2 पॉइंट से काम ना चले। कैसा हो सकता है वो क्वेश्चन? मान लो ये 4 दिया हुआ है, ठीक है ना, मान लो 4 दिया हुआ है, इसमें अपन ने सेकंड और फोर्थ को कनेक्ट कर दिया, और जो बैटरी लगाई वो पहले 2 के बीच में लगा दी। अगेन पैरामीटर्स कीपिंग सेम, a इक्वल्स टू 10⁻⁹ by epsilon मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज 1 mm और 10⁻³ मीटर्स, ठीक है ना। तो C क्या आएगा? हर एक इंडिविजुअल का आएगा 1 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। C दिया हुआ नहीं है, हमें कैलकुलेट करना पड़ रहा है। अगेन बैटरी इज ऑफ 10 वोल्ट्स, ठीक है ना। और आपसे पहला क्वेश्चन पूछा, C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, ठीक है ना। तो भाई ये पॉइंट A हो गया, तो ये वाला A हो गया, ये वाला B हो गया, तो ये वाला B हो गया। अब जो ये कैपेसिटर बन रहा है, ये इसके A और इस वाली प्लेट के बीच में बन रहा है। इस वाली प्लेट का नाम हम B दे नहीं सकते, ठीक है ना, तो इसका नाम हम देंगे C, जो ये इंडिपेंडेंट है। तो ये A और C के बीच में बन रहा है, ये C और B के बीच में बन रहा है। ये C है, तो ये वाला पॉइंट भी C, 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 ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। एक लेंगे हम A, एक लेंगे हम B, और इसके बीच में एक पॉइंट है C, ठीक है ना। C बीच में क्यों लिया? क्योंकि C A और C के बीच में बन रहा है। पहला कैपेसिटेंस A और C के बीच में, दूसरा कैपेसिटेंस B और C के बीच में, तीसरा कैपेसिटेंस B और C के बीच में, ठीक है ना। 1 μF 1 μF 1 μF, ठीक है ना। तो अब इसका C इक्विवेलेंट निकालना है इस सर्किट का, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे? हमारे पैरेलल में।
पैरेलल में सी इक्विवेलेंट आएगा 1 + 1 2 C1 + C2, तो ये गेट 2 माइक्रोफैराड। ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। तो 1/C इक्विवेलेंट इज 1 + 1/2, दैट इज 2। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2/3 माइक्रोफैराड्स। ठीक है ना? टू बाय 3 माइक्रोफैराड्स। आगे बात समझ में? ये हो गया हमारा सी इक्विवेलेंट। अगला क्या हो सकता है आपका? चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक है, सर्किट कैसा था? ये ए था, ये बी था और ये सी था। 10 volts। चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरीज C equivalent into V. C equivalent is 2/3 microfarads into 10, that is 20/3 microcoulombs. Clear? Charge appearing on the surfaces. भाई देखो चार्ज कितना है? 20/3 माइक्रोकूलम्स। क्लियर? तो जो कैपेसिटर ए और सी के बीच में है उस पर चार्ज कितना आएगा? 20/3। ठीक है ना? तो यहां से निकलेगा 20/3 माइक्रोकूलम्स। ये जो चार्ज होगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 20/3 माइक्रोकूलम्स प्लस में। क्लियर? ठीक है ना? ये 20/3 आएगा यहाँ पे, यहाँ से 2 रास्ते मिलेंगे, तो यहाँ पे 10/3 जाएगा और यहाँ पे 10/3 जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही कैपेसिटर सेम है। ठीक है ना? तो यहाँ पे है 20/3। तो जो C और B के बीच में है, जो C और B के बीच में है, C पर +10 20/3। ठीक है ना? जो C के बीच में है वो C और B के बीच में है 10/3 और जो, ठीक है ना, 10/3 तो C और B वाले के बीच में कितना आएगा? +10/3 माइक्रोकूलम्स। ठीक है ना? C और B वाले के बीच में C पर आएगा अपना +10/3 और यहाँ पे आएगा -10/3। ठीक है ना? यहाँ पे -10/3, यहाँ पे -10/3 माइक्रोकूलम्स एंड ठीक है ना? और यहाँ पर चार्ज आएगा -20/3 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये ए और सी के बीच में है। तो ए और सी के बीच में -20/3 +20/3 -20/3 -10/3 -10/3 -10/3 +10/3। ठीक है? बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। देखो ये वाली प्लेट क्या है? आइसोलेटेड है, इसको कहीं से चार्ज मिलेगा नहीं। तो आप देखो इस पर नेट चार्ज 0 है, +10/3 +10/3 -20/3 0। तो इसमें जो चार्ज था वही आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, +10/3 -10/3। ठीक है ना? कैपेसिटर्स में या फिर कंडक्टर्स में आप ध्यान रखना, हमेशा आमने सामने, इधर प्लस सिग्मा है तो इधर माइनस सिग्मा मिलता है। ये हम गॉस लॉ में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे +20/3 आएगा तो इसके सामने -20/3 आएगा पक्का। ठीक है ना? फिर बी और सी के बीच में क्या चार्जेस हैं? 10/3 माइक्रोकूलम्स के हैं और सी वाले की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो सी वाले पे पॉजिटिव चार्ज, सी वाले पे, सी और बी वाले पे 10/3 +10/3। बी वाले पे कितना है? -10/3 और -10/3, क्योंकि यहाँ से 10/3 का चार्ज जाएगा, तो यहाँ पे -10/3, यहाँ पे -10/3 चार्जेस अपीयर होंगे।
ठीक है ना। वैसे चार्जेस ऑन सरफेस वाला, चार्जेस ऑन सरफेस वाला बहुत कम ही पूछा जाता है। अगर ये पार्ट आपको नहीं समझ में आया तो भी ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है ना। बचाओ, आपको प्रैक्टिस के साथ में ये चीज़ आने लग जाएगी। आई होप इस लेक्चर के लिए इतना ही है। आई होप आपको जो पढ़ाया वो समझ में आया। नहीं आया है तो प्लीज़ रिवाइंड करें और देखें। कंसेप्ट याद रखें, आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में। और चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन और देखना है तो आपने जो गॉस लॉ पढ़ा था उसके लास्ट में जो कंडक्टर्स वाला पार्ट था उसको फिर से रिवाइज करें, तब ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सरफेस वाला पार्ट और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।